नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में विपक्षी नेता से मिले मोदी, राहुल गांधी के पुराने आरोप फिर चर्चा में। राम मंदिर एसआईटी प्रमुख पर पुराना धोखाधड़ी केस, निष्पक्ष जांच पर उठे गंभीर सवाल। ममता के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल, तुरंत मिला राज्यसभा का टिकट। शिंदे के दफ्तर में शरद पवार की बैठक, उद्धव गुट ने जताई कड़ी आपत्ति। क्या ट्रंप को फिर ईरान पर हमला कराने के लिए इजरायल ने नया दांव चला? पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत काफी सकारात्मक रही। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात को अहम बताया, लेकिन इस मुलाकात के बाद नई बहस शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मोदी विदेश दौरों में विपक्षी नेताओं से मिलते हैं, लेकिन भारत आने वाले विदेशी नेता विपक्ष के नेता से नहीं मिलते हैं। रक्षा मामलों के जानकार प्रवीण सानी का दावा है कि सरकार विदेशी नेताओं को विपक्ष के नेता से मिलने के लिए हतोत्साहित करती है। वहीं राहुल गांधी भी पहले ऐसा आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्रालय विदेशी मेहमानों को विपक्ष के नेता से मिलने की अनुमति नहीं देता। राहुल का कहना था कि पहले ये एक कूटनीतिक परंपरा मानी जाती थी, लेकिन अब इसका पालन नहीं हो रहा। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पुतिन के डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि शशि थरूर को बुलाया गया था। राहुल ने भी इसे लेकर सीधा आरोप लगाया कि सरकार विदेशी मेहमानों को एलओपी से मिलने नहीं देती है। अब ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम भारत आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया। इस समझौते का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूत करेगा और दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग बढ़ाएगा। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नियमों के अनुसार होगी। दोनों देश एलएनजी, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी और कम कार्बन वाले ईंधनों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इस समझौते को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के लिए अहम कदम बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भारत में आने के समझौते को कांग्रेस ने यूपीए सरकार की उपलब्धि बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि अवार्ड जीबी ने गर्व से घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, लेकिन यह संभव केवल भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते की वजह से हुआ, जो 8 अक्टूबर 2008 को कानून बना था। कांग्रेस के मुताबिक इस समझौते की शुरुआत जुलाई 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुलाकात के बाद हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने तो इस समझौते का संसद के अंदर से लेकर बाहर तक लगातार विरोध किया था। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस बदलाव लाने वाले फैसले करती है, जबकि बीजेपी बाद में अपने फैसलों से पलटने के लिए जानी जाती है। राम मंदिर एसआईटी प्रमुख पर पुराने धोखाधड़ी केस से नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत, उन पर एक पुराने आपराधिक मामले को लेकर सवाल उठे हैं। ये मामला साल 2019 में दर्ज हुआ था। एफआईआर मेरठ के परीक्षित गढ़ थाने में दर्ज हुई थी। इसमें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की धाराएं लगी थी। मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिजली निगम से जुड़ा बताया गया। उस समय विजय विश्वास पंत निगम के प्रबंध निदेशक थे। हालांकि एफआईआर में उनका नाम है, लेकिन मुख्य आरोपी सीधे उन पर नहीं बताए गए। इस बीच पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने यह मामला सोशल मीडिया पर उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जिस अधिकारी पर खुद मामला चल रहा हो, वो राम मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष जांच कैसे करेगा? मेरठ पुलिस का कहना है कि पुराने मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने कहा कि जिसके पास सबूत हो वो सामने आए। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है। दोनों दलों ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सरकार या विजय विश्वास पंत की ओर से फिलहाल कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी छोड़ने वाले 3 पूर्व सांसदों को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए। इसमें सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बाराइक शामिल हैं। कोलकाता में बीजेपी ने तीनों का स्वागत किया। उन्हें पार्टी का झंडा देकर सदस्य बनाया गया। इसमें कुछ घंटों बाद बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी ने तीनों को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। ये तीनों पहले ममता बनर्जी की पार्टी से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम के 4 लोग आखिर अपने घर लौट आए। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था, जबकि उनका कहना था कि वो भारतीय नागरिक हैं। करीब 1 साल तक कानूनी लड़ाई चली। आखिर अदालत के दखल के बाद उनकी वापसी हुई। लौटने वालों में स्वीटी बेबी और उनके 2 बेटे शामिल हैं। सोनाली खातून के पति भी उनके साथ लौटे। ये सभी मालदा सीमा के रास्ते भारत पहुंचे। तृणमूल सांसद समीरुल इस्लाम ने उनकी वापसी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को भेजना गलत नहीं, लेकिन भारतीय नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शरद पवार की बैठक से महाविकास अघाड़ी में नया विवाद खड़ा हो गया है। शरद पवार ने विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार ने अपने विधायकों की बैठक की। ये बैठक शिंदे के दफ्तर में हुई। बस यही बात शिवसेना उद्धव गुट को पसंद नहीं आई। संजय राउत ने इस पर खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिंदे ने हमारी सरकार गिराई थी। ऐसे नेता के दफ्तर में बैठक ठीक नहीं है। इससे बड़े नेताओं की साख पर असर पड़ता है। राउत ने कहा कि पार्टी का अपना दफ्तर पास में था, दूसरी जगह भी बैठक हो सकती थी, फिर शिंदे का दफ्तर ही क्यों चुना गया। वहीं एनसीपी शरद गुट ने सफाई दी। पार्टी ने कहा कि शरद पवार की उम्र और सेहत को देखते हुए फैसला लिया गया। उन्हें ज्यादा चलना ना पड़े, इसलिए वहीं बैठक हुई। 17 जुलाई को देहरादून में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड की राजधानी में देहरादून में देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के तहत छात्रों और युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। इस अभियान के जरिए राहुल गांधी छात्रों की समस्याएं, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, पेपर लीक के मामले और देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की राय सुनेंगे और उनसे सीधे बातचीत करेंगे। इससे पहले ऐसा ही कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में भी हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को उनके फ्रीज किए गए बैंक खातों के मामले में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पार्टी को जरूरी खर्च के लिए खातों से पैसा निकालने की अनुमति दी है। हालांकि रकम सीधे टीएमसी को नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर बनाया है, जिनकी निगरानी में ही भुगतान होगा। ये पैसा दफ्तर चलाने, कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल, कानूनी मामलों और अन्य जरूरी खर्चों पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति या संस्था को बड़ी रकम देना की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। यह मामला 18 जून को दर्ज एक साइबर धोखाधड़ी की शिकायत से जुड़ा है। पुलिस को शक था कि घोटाले की कुछ रकम टीएमसी के खातों में पहुंची हो सकती है, जिसके बाद खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इसी फैसले को पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। करीब 4 महीने बाद ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया। उनका अंतिम संस्कार मशहद के इमाम रजा दरगाह परिसर में हुआ। ताबूत पर ईरान का झंडा लिपटा था। बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, लेकिन अंतिम संस्कार के साथ ही तनाव फिर बढ़ गया है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका और ईरान के बीच हमले हुए। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों में 17 लोगों की मौत हुई। सरकारी मीडिया के मुताबिक एक हमला तेहरान और मशहद के बीच रेलवे लाइन पर भी हुआ। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन में भी सायरन बजने लगे। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान से छोड़ी गई 8 मिसाइलें हवा में ही रोक दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को नई खुफिया जानकारी दी। इसमें दावा किया गया कि ईरान फिर डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। बताया जा रहा है ये चेतावनी हाल ही में दी गई। हालांकि अमेरिका ने अभी इस जानकारी की पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी एजेंसियां पहले इस खास साजिश पर नजर नहीं रख रही थी। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को इस जानकारी पर शक भी है। उनका मानना है कि इजराइल अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता हो सकता है, ताकि ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहे। हाल ही में ट्रंप ने भी खतरे की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि उनका नाम ईरान की निशाने वाली सूची में है। हालांकि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। इस बीच ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फिर बातचीत हुई। दोनों देशों ने आपसी तालमेल बनाए रखने पर सहमति जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.